स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम इस टाइम पर चल रही है कि आप लोग मॉक टेस्ट पेपर्स कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो स्कोर है वो आपका एक स्टेप पर रुक गया है। 200 आ रहे हैं, किसी के 300 आ रहे हैं, 400, 500 ऐसे ही रुक के चले गए। ठीक है, बढ़ नहीं पा रहा है स्कोर। और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने जो पेपर कर ही नहीं रहे हैं। तो हम दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा मेरे बारे में जान लेते हैं। माय नेम इज समीक्षा दक्ष, MBBS बैच 2020 एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं। तो सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपने सिलेबस पढ़ रखा है, फिर भी आप जब मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हो तो आपका इम्प्रूव नहीं कर रहा है ना। यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। और दूसरी तरफ तो वो स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम पे मॉक टेस्ट पेपर्स दे ही नहीं रहे हैं, कोई टेस्ट सीरीज के फुल सिलेबस पेपर नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर रहे हैं। ऐसे भी होंगे, ठीक है, बिल्कुल है ऐसे, है ना। और मतलब उनका तो ये सिस्टम है, वो ये सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्ट फाइनल का मैच खेलने जाऊंगा। तो देखो, ऐसा नहीं होता। अगर तुम अभी ऐसे सोच रहे हो ना कि मैं बिल्कुल फाइनल वाला ही एग्जाम दूंगा डायरेक्ट, या फिर जब 10-15 दिन रह जाएंगे, 10-20 दिन रह जाएंगे तब पेपर करूंगा, तो तुम बहुत ही गलत सोच रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब लगभग 1.5 मंथ्स बचा हुआ है, 2 महीने भी नहीं है लगभग पूरे, ठीक है। तो तुम्हें अब ऐसा करना है कि तुम्हें अभी से ही पेपर देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि एक आदत बनाने में ना टाइम लगता है। देखो, प्रीवियस ईयर पेपर करना या फिर मॉक टेस्ट पेपर्स करना बिल्कुल इस तरह से है जैसे कि एक बात सोचो, कोई आर्मी है, आर्मी को अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे अटैक करना होता है तो आर्मी क्या करती है, वो ये देखती है कि मेरा जो दुश्मन है उसके पास कितने हथियार हैं, उसका एरिया कैसा है, ये सब देखती है। तो उसी तरीके से तुम्हारा दुश्मन कौन है, NTA का पेपर, NTA जो अपना पेपर बना के दे रहा है नीट का, वो तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हें उससे जाके लड़ना है, तुम्हें उस पर जीतना है, ठीक है। तो तुम्हें जैसे आर्मी चेक करती है ना उसके पास कितने हथियार हैं, तो तुम्हें भी तो चेक करना पड़ेगा कि जो पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कितने डिफिकल्ट हैं, है ना, वो कैसे हैं, उसके लिए मैं तैयार बनूं, उसको कैसे मैनेज करना, वहां पर मुझे उस टेस्ट पेपर में कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, किस तरह से वो वाला प्रेशर हैंडल करना है, ये सब भी तो तुम्हें सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम्हें वो मैप, फाइनल मैप जो होता है जहां पर तुम्हें फाइनल एग्जामिनेशन है, उसकी प्रैक्टिस पहले ही करनी होगी, ठीक है। और दूसरी चीज हम ये भी देखते हैं, जैसे क्रिकेटर्स होते हैं, वो उनका जिस टीम से क्रिकेट मैच होने वाला होता है तो वो ये चेक करते हैं जिस टीम से हो रहा है वो टीम पिछले और मैचेस में कैसे खेली है। तो सेम वही चीज है कि अगर तुमने जिस पेपर को क्रैक करने जा रहे हो, जिस पेपर को सॉल्व करने वाले हो, उस पेपर से के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कैसे रहे हैं, पिछले सालों में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। जो ये नहीं कर रहे हैं तो वो बहुत गलत कर रहे हैं। अभी भी टाइम है, चेंज करो अपना स्ट्रेटजी और अपने दिन के 3 घंटे इसको दो, 3 घंटे पेपर करो और फिर उसकी एनालिसिस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस करो, ठीक है। तो अब हम आते हैं वापस से उन स्टूडेंट्स पे जिनका मार्क्स स्टक कर गया है कि वो इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो एक बात सोचो कि तुम्हारे मार्क्स बढ़ क्यों नहीं रहे हैं। तुम्हारे मार्क्स ना बढ़ने के पीछे ना 2 कारण है। अब डेफिनेटली मैं श्योर हूं तुम उन 2 रीजंस में से कोई ना कोई एक रीजन तो ऐसा है जिसको फॉलो नहीं कर रहे हो, और हो सकता है तुम उन दोनों को ही नहीं कर रहे हो, है ना। तो दोनों कौन से हैं? पहला रीजन तो ये है कि तुम टेस्ट पेपर से पहले तुम क्या करते हो और बाद में क्या करते हो, ये दोनों चीजें मैटर करती हैं। तो हम पहले ये देखते हैं कि हम टेस्ट पेपर से पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या तुम वो कर रहे हो या नहीं कर रहे, ठीक है। अगर कर रहे हो तो ना मुझे बताना कमेंट्स में कि तुम वो वाली याद करते हो, और नहीं करते हो तो भी बताना, अपनी गलतियां भी लिखना, लिख के जाओगे तो फिर उससे रहेगा कि हाँ मैं ये गलती लिखी थी और अब मुझे ये दोबारा नहीं करनी है, ठीक है। तो पहली चीज तुम्हें क्या करनी है, तुम एक बात सोचो कि तुम्हारे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। तुम्हारे मार्क्स इसलिए भी कम आ रहे हैं कि जो पेपर में आने वाला होता है वो तुमने पढ़ा ही नहीं होता है पूरा। कई बार जो हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट में अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर आ रहे हैं, 2-3 चैप्टर आ रहे हैं, तो हो सकता है तुमने उसमें से 3 चैप्टर आ रहे हैं तो 2 चैप्टर ही पढ़े हैं। तो जब तुमने एक चैप्टर पढ़ा ही नहीं है तो फिर तुम कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि तुम्हारा बहुत अच्छा स्कोर आएगा, है ना। तो पहले तो ये देखो ना कि तुमने वो सारा पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है। अब अगर तुम टॉपिक वाइज टेस्ट करते हो तो पूरी कोशिश करो कि वो टॉपिक वाइज जो जितने भी आ रहे हैं वो सारे टॉपिक्स पढ़ लो। अब अगर तुम फुल सिलेबस टेस्ट करते हो तो तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए, अब तुम कहोगे कि मेरा तो फुल सिलेबस हो रखा है ना, फिर भी नहीं आते हैं, तो ऐसा नहीं कि तुमने एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लिया तो तुम्हारे दिमाग में घुस गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम्हें टेस्ट पेपर देने से पहले उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अब एक साथ रिवाइज करना नहीं हो पाता है, तो हमें धीरे धीरे करके उसको रिवाइज करते रहना होता है।
कोई भी पेपर देने जा रहे हो उससे पहले जो आने वाला है उसको रिवाइज करके जाओ, पढ़ के जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये जो पहले करने वाला काम है कि तुम्हें क्या रिवाइज करना है, क्या पढ़ के जाना है, ये भी कहीं ना कहीं इस बात पे डिपेंड करता है कि तुमने जो इससे पहले कोई पेपर दिया है उस पेपर में तुमने उसके बाद की एनालिसिस कैसे की। मतलब अभी मैंने कहा था कि पेपर के बाद भी करना होता है, तो पेपर के बाद करनी होती है एनालिसिस, वो एनालिसिस कैसे की। तो दोनों चीजें जो है ना, पहले वाली और बाद वाली, दोनों ही चीजें आपस में लिंक्ड है। तो अब बाद में क्या करना है, बाद में पेपर करने के बाद में हमें करनी होती है एनालिसिस, मीन्स समीक्षा, ठीक है। समीक्षा करना बहुत जरूरी है। किसी भी टेस्ट पेपर को कर रहे हो और तुम उसकी एनालिसिस नहीं कर रहे हो, इट मीन्स तुम्हारा वो पेपर करना बिल्कुल बेकार रहा। इवन तुम देखो कि जो क्रिकेटर्स होते हैं तुम्हारे, अगर जैसे हम अपने MS धोनी को मान लें, तो अगर वो आउट हो जाते हैं ना, तो भी जब वो अपने कैबिन में जाते हैं तो वो जाके देखते हैं कि वो कैसे आउट हुए थे, कैसे बॉल आई थी, फिर उन्होंने क्या गलती की थी, किस वजह से वो आउट हो गए, और ये गलती उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करनी। तो जब वो इतने सक्सेसफुल क्रिकेटर्स वो तक ये बात फॉलो करते हैं, तो फिर क्या हमें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें नहीं करनी चाहिए? डेफिनेटली करनी चाहिए। पता है, सबको मेहनत करनी होती है, चाहे वो क्रिकेट में कर रहे हो, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे डॉक्टर बन रहे हो, चाहे इंजीनियर बन रहे हो, कुछ भी करो। अगर तुम्हें अपना लेवल अच्छा बनाना है तो तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखते हैं एनालिसिस कैसे करनी होती है। तो एनालिसिस करने का मतलब ये है कि तुम उस जो भी तुमने पेपर में किया उसकी एनालिसिस करने के तरीके हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हें उसके लिए एक सेपरेट कॉपी बनानी है। उस कॉपी में तुम क्या करो, देखो मैं एक कॉपी दिखाती हूँ। इस कॉपी में एक पेज लो, इस कॉपी का एक पेज लो। इस पेज पर तुमने जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट, पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, उस क्वेश्चन में उस पेपर में जो भी क्वेश्चंस गलत गए वो क्वेश्चंस लिखो। तो एक पेज पे तुम्हारे रहेंगे रॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। अब एक पेज पे रहेंगे तुम्हारे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, जो तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किए, या फिर लेफ्ट लिख लो, अनअटेम्प्ट लिख लो, कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगे। फिर उसके बाद तीसरे पेपर पे लिखना कि जो तुमने क्वेश्चंस ऐसे लगाए थे जिनमें तुम्हारी श्योरिटी नहीं थी, मतलब नॉट श्योर, कंप्लीटली नॉट श्योर वाले क्वेश्चंस। तो या फिर तुमने तुक्का लगा दिया था, कभी कभी होता है ना कि हाँ हमें पता है इसका आंसर ये वाला होगा, लगा ही देते हैं, 4 नंबर तो मिल ही जाएंगे, ये वाली चीज रहती है। तो पर तुम्हें उसके बाकी के 3 जो ऑप्शंस है ना उसमें तुम क्लियर नहीं हो, तो तुम्हें क्या करना है, वो तीनों कैटेगरीज बना ली। अब इन तीनों कैटेगरीज को तीनों सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से फिल किया जाता है। जैसे कि पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में हमें क्या करना है कि अगर सपोज करो मेरा क्वेश्चन नंबर 5 गलत है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जब गलत गया तो मैंने देखा कि क्वेश्चन नंबर 5 मेरा जो था वो रेस्पिरेशन से गलत था, तो मैंने लिख दिया कि रेस्पिरेशन में भी किससे गलत था, कौन से वाले से था, ETS से गलत था या फिर ग्लाइकोलिसिस से गलत था, किससे, जो भी टॉपिक था उसका सब टॉपिक वो लिख दो। जैसे मेरे टाइम पे क्या होता था कि मोस्टली मेरे रेस्पिरेशन से ETS वाले पोर्शन से गलत हो जाते थे। मतलब ये मुझे पता चल गया था कि रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से ETS वाला पोर्शन जो मेरा है वो वीक है। तो जब भी मैं रेस्पिरेशन वाले चैप्टर का रिवीजन करती थी तो ये नहीं है कि स्टार्टिंग में वो पहले शुरू कर रही हूँ ग्लाइकोलिसिस से लेके वहां तक, ना ऐसे नहीं पढ़ना। तुम्हें क्या करना है, सीधा पहले ETS पे जाओ। ETS गलत था ना तुम्हारा, ETS से अटकता था ना, तो ETS को पढ़ लो, तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि हर चैप्टर में तुम्हारा वीक पोर्शन क्या है। इस तरह से बायोलॉजी में करो। अब आती है बात फिजिक्स में। अब कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि अब आखिरी के 2 महीने रह गए, हम कौन सी बुक से क्वेश्चंस लगाएं। कोई अलग बुक नहीं लेके आनी है, तुम्हें क्या करना है, तुमने जो पेपर किया, देखो पेपर तो सबको करना ही करना है, ठीक है। अब तुमने जो पेपर किया उस पेपर में तुम्हारे क्वेश्चन गलत गए। अब देखो, अब तुम्हारा सपोज गया 50 वाला क्वेश्चन गलत गया, 51 क्वेश्चन गलत गया, 51 क्वेश्चन था फिजिक्स का, तो 51 तुमने डाला। तो 51 जो क्वेश्चन था वो हमने मान लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन था, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन था तो मैंने लिख दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब उसमें भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का था या कैपेसिटर का था, तो डायरेक्टली वो लिख दो, ठीक है। कैपेसिटर्स का क्वेश्चन था तो कैपेसिटर्स का जो क्वेश्चन था वो लिख लिया मैंने। अब तुम जाके उसका उस जो टॉपिक था, उस क्वेश्चन का जो टॉपिक था वो टॉपिक जाके अपनी बुक में ढूंढो। बुक कौन सी हो सकती है, हो सकता है तुम किसी कोचिंग के मॉड्यूल्स फॉलो कर रहे हो सकता है कि तुम शायद DC पांडे की तुम्हारे पास बुक हो, तो वो अच्छी बुक है बिकॉज उसमें हर टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चन हैं। टॉपिक वाइज थ्योरी है, बहुत सिंपल थ्योरी है उसकी, थ्योरी है और फिर जाके उसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो तुम उन क्वेश्चंस को कर लो, ठीक है। तुम्हारे मॉड्यूल्स जो होते हैं ना, कोचिंग्स के मॉड्यूल्स, उनमें भी ऐसे ही होता है कि टॉपिक दिए हुए थे और फिर उसके बाद
उनके क्वेश्चन दिए होते हैं। तो तुम्हें पता चल गया ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तुम्हें पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेके नहीं बैठना है पढ़ने। तुम्हें ये देखना है मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर में भी उसका पैरेलल वाले कनेक्शन है। इन केस पैरेलल वाले कनेक्शन है वो उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो ऐसे देखना है, ऐसे तुम्हें अपने टॉपिक्स पकड़ने हैं, ठीक है। तो यही स्ट्रैटेजी तुम्हें 2 महीने फॉलो करनी है। अब तुम ये कहोगे कि मैं अलग से कोई बुक लाऊं, अलग से कुछ करूं, अलग से कुछ नहीं करना। इसी को जो एनालिसिस वाला टाइम है ना, ये जो समीक्षा करनी है ना तुम्हें, समीक्षा के बिना तुम्हारा पेपर बिल्कुल अधूरा है, मैं बता रही हूँ सही, ठीक है। बिल्कुल अधूरा क्या है ही नहीं, कुछ कोई वैल्यू नहीं है उसकी। इसलिए तुम्हें क्या करना है, अब जो टाइम है एनालिसिस वाला, इसको जितना बढ़ा सकते हो उतना अच्छी बात है। तुम ये मत सोचो मैं 1 घंटे में एनालिसिस करके खत्म कर दूं, नहीं। जो बच्चे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं ना एनालिसिस पर, उनके मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे। अब तुम क्या कर लिया तुमने, पेपर कर लिया 3 घंटे, तुम 6 घंटे अगर एनालिसिस को देते हो तो अच्छी बात है। क्यों, सपोज करो तुम 2 घंटे बैठे फिजिक्स वाले पार्ट की एनालिसिस करने, तो तुमने क्या किया, तुम्हें जो वीक पॉइंट्स मिले वो टॉपिक्स तुमने पढ़ लिए, उसके क्वेश्चंस लगा लिए, तो हो गया ना प्रिपेयर, ठीक है। ऐसा ही सेम यही काम केमिस्ट्री के लिए करना है, क्योंकि केमिस्ट्री का जो फिजिकल वाला पार्ट है वो समथिंग फिजिकल, केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो समथिंग फिजिक्स से रिलेटेड है, और जो दूसरा इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है लिमिटेड थोड़ा सा, और ऑर्गेनिक का कुछ, वो सब कुछ बायोलॉजी की तरह रिलेटेड है, तो उसको जाके देख लो, है ना। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं, रिएक्शन, नेम रिएक्शंस याद नहीं है, तो वो देखो ना कि तुम्हें नेम रिएक्शंस याद नहीं है। तो जो कॉपी तुम्हें बनानी है कम से कम 5-6 पेज पे एक पेपर की एनालिसिस लिखो, ढंग से रिपोर्ट बनाओ अपनी, सिर्फ तुम पेपर लगाओ और उसकी तमीज से एनालिसिस करोगे ना, मैं बता रही हूँ तुम्हारा स्कोर बहुत इंप्रूव होगा। अब ये जो तुमने 4-5 पेज में एक पेपर की एनालिसिस कर पाई है, इस एनालिसिस को ये पूरा जो कर लिया है, अब अगले दिन जब पेपर करो तो उससे पहले इसको पूरा रिवाइज कर लो, पूरा रिवाइज करके जाओ। इसको रिवाइज करके जाओगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें ये पता चलेगा कि मेरी यहाँ गलती रहती थी, अब मैं दोबारा ये गलतियां नहीं करती, ठीक है। बस यही चीज फॉलो करनी है, यही सही तरीका है, इससे तुम्हारे 101% स्कोर इंप्रूव करेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे जो और फ्रेंड्स हैं मैंने उनसे भी पूछा है, उन्होंने भी सेम यही किए हैं, ठीक है। तो जो भी आज मेडिकल कॉलेजेस में हैं उन सब के यही एक्सपीरियंसेस हैं, इसी तरह से उनके मार्क्स इंप्रूव किए हैं, ठीक है। तो आई थिंक मैं जो समझाना चाह रही थी वो आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, सो दैट कि उन्हें पता चले कि हाँ अभी उनके मार्क्स बढ़ सकते हैं। और पता है क्या होता है, पूरी साल भर मेहनत करें, पूरी साल भर सिलेबस कंप्लीट करने में लगा दिया, एंड का टाइम जब मॉक टेस्ट पेपर में मार्क्स नहीं आते हैं ना, तो इतना डिमोटिवेट होते हैं बच्चे कि लो कॉपी बंद की और छोड़ो, ऐसे वाला सिस्टम चलता है। तो कॉपी बंद नहीं करनी है तुम्हें, अपने आप को सही तरीके से चलाना है। ये वक्त वो है जिस वक्त पर तुम अपनी तकदीर बदल सकते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कैसे सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट पेपर्स को कैसे सॉल्व करना है, उनसे पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, ये मैंने सारा बता दिया। इसको फॉलो करना और मुझे बताना कि तुम्हें क्या इंप्रूवमेंट फील हो रहा है। और कोई डाउट हो तो फिर मुझे कमेंट सेक्शंस में बताना, मैं ट्राई करती हूँ कि सबका रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हो, और लाइक करना इस वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों से, और सब्सक्राइब द चैनल गाइस। यार बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखी है ना, इवन मतलब जितने लोग वीडियो देख रहे हैं और जितने लोग फॉलो कर रहे हैं, मतलब जितने लोग वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, उसमें डिफरेंस पता है कितना है। इवन द वीडियोस देखने वाले लोग का 98% पीपल ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। मैं तुम्हारा मोटिवेशन बन के आई है ना, तो तुम भी तो मेरा मोटिवेशन बन के आओ ना, है ना। सो म्यूचुअल चीज़ें चलती हैं, बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू, कीप हार्ड वर्किंग विद प्योर डेडिकेशन एंड विद प्योर एंड राइट स्ट्रेटजी।